बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to lecture number 32 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College Madri Faisalabad. Dear students, हमारा आज का डिफरेंशियल इक्वेशन का ये लेक्चर एग्जिस्टेंस ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर बेस कर रहा है। यानी हम ये देखेंगे कि किसी भी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म कभी एग्जिस्ट करेगा, कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो किन शराइत में ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, उनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें कुछ एक दो डेफिनेशन तो पहले भी आपने पढ़ी हुई हैं, जो कि स्टार्टिंग में जैसा कि पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शंस की डेफिनेशन है, और फिर इनको मैं लिंक करूँगा एक नई डेफिनेशन के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि कोई भी फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर से क्या मुराद है, और ये दोनों चीज़ें यानी पीस वाइज कंटिन्यूटी और फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर मिलकर कैसे इस बात को यकीनी बनाती हैं कि हमारा जो फंक्शन है उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। अ फंक्शन एफ ऑफ टी इज़ कॉल्ड पीस वाइज कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल ए बी क्लोज्ड इंटरवल if the interval can be divided into a finite number of subintervals, in each of which f of t is continuous and has finite limits as t approaches either end point of the subinterval from the interior. That is, we are talking about finite left and right hand limits. So क्या है जी piecewise continuous function? A function f of t is called piecewise continuous on the interval closed interval ab if the interval can be divided into a finite number of subintervals. हम क्या करेंगे, ab closed interval जो है ना, ये रियल लाइन का ही एक हिस्सा है। हम इसको मज़ीद आगे जो है वो सब इंटरवल्स में, फाइनाइट सब इंटरवल्स में हम इसको तकसीम करेंगे। मिसाल के तौर पर आप 10 सब इंटरवल्स में इसको तकसीम कर लें। अब क्या होना चाहिए, इन ईच ऑफ विच एफ ऑफ टी इज़ कंटिन्यूस। उन सब इंटरवल्स जो है ना, उनके अंदर जो पॉइंट्स हैं, मैं एंड पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा, उनके अंदर जो पॉइंट्स हैं, हर सब इंटरवल के अंदर जो पॉइंट हैं उस पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए। एंड हैज़ फाइनाइट लिमिट्स एज टी अप्रोचेज आइदर एंड पॉइंट ऑफ द सब इंटरवल फ्रॉम द इंटीरियर। और इंटरवल का ज़ाहिर है जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर फंक्शन की सिर्फ राइट हैंड लिमिट मालूम की जा सकती है, चूँकि उसके पीछे तो है ही नहीं इंटरवल का हिस्सा। और इंटरवल का जो एंडिंग पॉइंट है उस पर सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट हैंड लिमिट हम मालूम कर सकते हैं, क्योंकि उससे आगे राइट इसलिए नहीं मालूम की जा सकती कि वहाँ से इंटरवल हमारा एंड हो रहा है। तो इसका मैसेज इस बात का ये है कि इंटरवल के जो लेफ़्ट यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो है उस पर जो है वो राइट हैंड लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए, और जो एंडिंग पॉइंट है उस पर लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो फाइनाइट होनी चाहिए। और उस इंटरवल के अंदरूनी हर पॉइंट के ऊपर, यानी उस इंटरवल के को अगर ओपन लिया जाए तो हर पॉइंट पे फंक्शन हमारा जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। मिसाल मैं आपको जो है वो यहाँ पे दे रहा हूँ, एग्जांपल ऑफ अ पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। एफ ऑफ टी फंक्शन हमने एक यहाँ पे लिया है, उसकी वैल्यू है 1। कहाँ से कहाँ तक? 0 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू टी एंड टी इज़ स्ट्रिक्टली लेस दैन 1। उसकी वैल्यू है t माइनस 1। कब? जब 1 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू टी है और t इज़ लेस दैन 3 है। इसकी वैल्यू है 4 माइनस टी व्हेन 3 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू टी एंड t इज़ लेस दैन 4, एंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ t इज़ माइनस 1 व्हेन 4 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू टी एंड t इज़ लेस दैन 5। ये है हमारे पास सूरत हाल। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो 0 शामिल है, लेकिन 1 से पहले तक क्या है वैल्यू फंक्शन की 1। ग्राफ ड्रॉ करते हुए मैं ये वाला एक्सिस को टी एक्सिस और ये एफ ऑफ टी बिल्कुल ऐसे जैसे हम एक्स और एफ ऑफ एक्स लेते होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को टी लिया हुआ है। तो देखें आप ज़रा, यहाँ पे मैं इक्वल स्केल बना लेता हूँ। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन। और यहाँ पे जो है वो 1, 2 और ये एफ ऑफ टी के लिए जो है वो स्केल हमने बना ली है। अब हमने कहा है कि 0 से लेकर 1 तक फंक्शन की वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है, तो 0 पे मैंने इसको फिल किया हुआ है यहाँ पे सर्कल को, तो ये वैल्यू शामिल है। यहाँ से चलते जाएंगे और ये 1 है ना, 1 के ऊपर मैंने खाली सर्कल बनाया हुआ है, यानी ये फंक्शन में शामिल नहीं है, चूँकि 1 पर वैल्यू एफ ऑफ टी की 1 नहीं है।
लेकिन उससे पीछे ये 1 है। 1 पर कितनी है वैल्यू, ये हमें यहाँ पे बताई गई है। 1 से लेकर 1 भी मौजूद है और 3 से पहले तक t-1, तो लिहाजा ये 1 जो है ये यहाँ पे डिटरमाइन करेगा कि 1 पर कितनी वैल्यू है। और आप यहाँ पे जो है वो इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि t-1 में अगर जो है वो x को हम t को 1 पुट करते हैं तो वैल्यू आती है 0। तो ये वैल्यू है जी 1 पे 0, इसलिए सर्कल को, स्टार्टिंग सर्कल को यहाँ पे फिल किया हुआ है। तो 1 पे ये वैल्यू नहीं है, यहाँ पे होल है, ये वैल्यू है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 से पहले तक, यानी 3 से पहले ये वाला यहाँ तक वैल्यू t-1 है। 3 पे यहाँ पे मैंने होल लगा दिया, 3 पे अगले पार्ट के अंदर जो है वो आएगा। 3 इज लेस देन आर इक्वल टू t, t इज लेस देन 4 में है 4 माइनस टी, यानी कि अब 4 तक हमने चलना है। तो 3 से लेकर ये हिस्सा, अब 3 पर ये वैल्यू है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे मैंने ब्लैक जो है वो होल लगा दिया 4 पे। अब आगे 4 से 5 कितना है, ये आपको जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये है -1। तो ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो 4 पे ये वाली वैल्यू नहीं है, बल्कि 4 पर वैल्यू है -1, और फिर 5 से पहले तक, इसलिए 5 के नीचे सर्कल खाली है, उससे पहले तक जो है वो वैल्यू -1 है। तो ये क्लियरली आप देख सकते हैं कि अब अगर हम दिए गए इंटरवल को जो है वो तकसीम करते हैं छोटे छोटे इंटरवल्स में, जैसे पहला इंटरवल 0 से लेकर 1 तक है, अगला इंटरवल जो है वो मैं 1 से लेकर 3 तक का कर लूँ, अगला इंटरवल जो है वो ऑनवर्ड 5 तक या 4 तक। तो ये बहरहाल इसको छोटे छोटे सब इंटरवल्स में जब हम तकसीम करें तो आप देखते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूस कोई नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो गैप्स हैं। जैसे देखिए ना, यहाँ के बाद ये गैप है, तो लेकिन पीस वाइज कंटिन्यूस ज़रूर है। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पीस कंटिन्यूस है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पीस कंटिन्यूस है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पीस कंटिन्यूस है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पीस कंटिन्यूस है। तो ये पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। और यहाँ पे ये बता भी दिया गया है कि कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूटीज़ हैं। द फंक्शन हैज़ डिसकंटिन्यूटीज़ एट t इज़ इक्वल टू 1, t इज़ इक्वल टू 3, t इज़ इक्वल टू 4 एंड t इज़ इक्वल टू 5। यानी एक यहाँ पे जंप है 1 पे, फिर 3 पे जंप है, फिर 4 पे जंप है और फिर 5 पे जंप है, वो यहाँ पे बता दिया गया है। इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन बट अ पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। ये कंटिन्यूस फंक्शन तो नहीं है चूँकि इसमें जंप्स हैं, लेकिन पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन ये ज़रूर है। रिमेंबर, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज़ अ पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। हर कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो पीस वाइज ज़रूर होता है। ज़ाहिर है उसके इंटरवल वो चूँकि हर जगह पे ही कंटिन्यूस है, तो उसकी अगर हम छोटे छोटे सब इंटरवल्स बना लेंगे तो वहाँ पे भी तो कंटिन्यूस ही रहेगा। सो इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूस जो है वो पीस वाइज कंटिन्यूस ज़रूर होता है, ताहम इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। और कन्वर्स ना ट्रू होने के लिए ये जो ऊपर वाली फंक्शन की मैंने एग्जांपल दी है और ग्राफ बना के भी आपको समझाया है, ये एग्जांपल सर्व कर सकती है एज अ काउंटर एग्जांपल। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। अगर हम यानी कहते हैं कि f जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन है, तो इससे क्या मुराद है वो हम यहाँ पे देखेंगे। अ फंक्शन f ऑफ t इज सेड टू बी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर a इफ, यानी स्मॉल a जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है उसका, कब, अगर लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर -at f ऑफ t। ये जो प्रोडक्ट है ना आपकी, जब आप इसकी t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट लें तो आंसर हमारा जो है ए फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए। इन्फिनिटी आंसर नहीं आना चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी कोई सी भी जो है वो हो सकती है। अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आप अप्लाई करवाएं और आंसर आपके पास एक फाइनाइट क्वांटिटी आता है, तो इसका मतलब क्या है कि f ऑफ t हमारा फंक्शन है ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर a। इन सच केस देयर एग्जिस्ट रियल कॉन्स्टेंट्स। अब ऐसे केस में जब ये लिमिट होल्ड करेगी, इसको अल्टरनेटली इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि हमारे पास रियल कॉन्स्टेंट्स हमें मिल जाएंगे, स्मॉल ए कैपिटल एम में कांस्टेंट मिलेगा जो कि पॉजिटिव है, कैपिटल टी ए कांस्टेंट मिलेगा जो कि पॉजिटिव है। इस तरीके से होगा कि ये जो प्रोडक्ट है ना e रेज टू द पावर -at f ऑफ t, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगी m के, ये शर्त है। या ये जो e रेज टू द पावर -at है, इसको अगर हम डिवाइड करवा देते हैं दोनों तरफ, तो ये f ऑफ t एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगी m e रेज टू द पावर at। तो ये शर्त है बेसिकली इनइक्वालिटी की फॉर्म में अगर आप देखें तो फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के लिए। फॉर ऑल t ग्रेटर देन आर इक्वल टू कैपिटल T, एक ख़ास वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल जाएगी कि उससे तमाम
बराबर या बड़ी वैल्यूज़ के लिए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हैं, ये वाली इनइक्वलिटी आपकी होल्ड करेगी। तो चाहे इस तरीके से ये लिमिट की फॉर्म में इसको देख लें कि फाइनाइट क्वांटिटी आंसर है, तब भी फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए कहते हैं, या अगर ये इनइक्वलिटी की फॉर्म में हमें मिल जाए तो तब भी हम इसको फंक्शन ऑफ द एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए जो है वो बोलेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा, और उसको देखने के लिए कि फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है कि नहीं, लिमिट वाला आइडिया बड़ा ही आसान है। एग्जाम्पल नंबर 1 है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ए टी इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर बिकॉज, क्या रीज़न है? क्योंकि जब हम ये लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये जो प्रोडक्ट है हमारी ई रेज टू द पावर माइनस ए टी एफ ऑफ टी, इसको जब हम खोलते हैं तो लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस ए टी, और एफ ऑफ टी की जगह पे आप ई रेज टू द पावर ए टू अगर लगा दें तो ये हमारे पास जो है पावर्स आपस में ऐड होंगी, तो ई की पावर 0, ई की पावर 0 1, तो लिमिट का आंसर 1। फाइनाइट क्वांटिटी ये ओके हो गया, डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई, तो लिहाजा एफ ऑफ टी जो है, जो कि ई रेज टू द पावर ए टी है, ये फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी रेज टू द पावर एन। बी रिमेंबर दैट हेयर n कैन बी 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इट कैन बी एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये भी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन है। क्यों? रीज़न ये है कि जब हम लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस ए टी एफ ऑफ टी करते हैं तो ये हमारे पास आता है टी रेज टू द पावर एन ओवर ई रेज टू द पावर ए टी। अब आप देखते हैं कि अगर आप टी की जगह पर इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, तो हम लोपिटल रूल यूज़ करेंगे, एन टाइम लोपिटल रूल हम यूज़ करेंगे। जब ऊपर एन टाइम इसका टी रेज टू द पावर एन का टी के लिहाज से डेरिवेटिव लिया जाएगा तो ये एन फैक्टोरियल आंसर देगा, और ई रेज टू द पावर ए टी का जब एन टाइम जो है वो डेरिवेटिव लिया जाएगा तो ये ए रेज टू द पावर एन ई रेज टू द पावर ए टी आंसर देगा। सो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोपिटल रूल एन टाइम, अब ऊपर जो है वो कांस्टेंट है, नीचे ई की पावर में टी मौजूद है, तो ये समथिंग ओवर इन्फिनिटी यानी एन फैक्टोरियल ओवर इन्फिनिटी और समथिंग ओवर इन्फिनिटी नॉन जीरो ओवर इन्फिनिटी जो है वो 0 होता है, तो इसका आंसर भी 0 ए फाइनाइट क्वांटिटी आ गया। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे चेक तो नहीं किया इनको, लेकिन आप आसानी देख सकते हैं कि साइन टी, कॉस टी, साइन हाइपरबोलिक टी, कॉस हाइपरबोलिक टी, ये तमाम के तमाम जो हैं वो क्या हैं, फंक्शंस ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर हैं। और ये आपको याद होगा कि ये सारे कंटिन्यूस भी हैं होल रियल लाइन के ऊपर। दूसरी बात, द फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर टी स्केयर इज़ नॉट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, ये नहीं है। रीज़न ये है कि जब हम ये लिमिट खोलते हैं, लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस ए टी, और यहाँ पे एफ ऑफ टी यानी एफ ऑफ टी हमें दिया हुआ है ई रेज टू द पावर टी स्केयर, तो ये जो इसकी जो प्रोडक्ट है ना, लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर टी स्केयर माइनस ए टी, तो जब आप टी की जगह पे इन्फिनिटी पुट करते हैं ना, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी के बराबर हमारे पास जो है वो आ जाएगा। तो ये फिर जो है वो इन्फिनिटी इसका आंसर आया, फाइनाइट नहीं है, तो ये फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ये नहीं है। अब जबकि हमने फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स भी समझ लिया, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है वो भी हमने देख लिया, अब हम इस पोजीशन में हैं कि अब हम एग्जिस्टेंस थ्योरम को डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि किसी भी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म कब एग्जिस्ट करता है और कब एग्जिस्ट नहीं करता। सो स्टेटमेंट है इस थ्योरम की, लेट एफ बी अ पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन 0 इन्फिनिटी क्लोज्ड ओपन इंटरवल, 0 की तरफ से शामिल है और इन्फिनिटी जो कि सिंबल है तो ये ओपन है। इफ़ एफ इज़ ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए एज टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अब एफ में दो खासियतें हैं, एक वो पीस वाइज कंटिन्यूस है और दूसरा वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन है। ये दो प्रॉपर्टीज़ उसमें जो है वो इन शामिल हैं। तो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल एस ग्रेटर देन ए, ये ए वही वाला है जिसका वो ऑर्डर है, तो एस की तमाम उससे बड़ी वैल्यूज़ के लिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, ये हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। सो बाय डेफिनेशन लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो है ये होता है ई रेज टू इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। सो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म, जब हम कहेंगे कि इस एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा तो क्या होना चाहिए, ये जो आपका इम्प्रॉपर इंटेग्रल 0 से इन्फिनिटी है ना, ये आपका कन्वर्ज करना चाहिए, मस्ट कन्वर्ज, दैट इज़ इसके कन्वर्ज करने से क्या मुराद है कि जब आप इसको एवेलुएट करें तो फाइनाइट आंसर हमारे पास जो है इसका होना चाहिए। जो शराइत हमें दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं जी, सिंस एफ इज़ ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए, पहली बात हमें ये दी गई है, सो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स कैपिटल एम एंड कैपिटल टी सच दैट
हमें जो है वो रियल नंबर्स मिल जाएंगे बाय डेफिनेशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। एक m और t इस तरीके से कि f ऑफ t जो आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे वो लेस देन आर इक्वल टू m e रेज टू द पावर a t के बराबर होगी फॉर ऑल t ग्रेटर देन आर इक्वल टू द फिक्स कैपिटल T। इसको आप 1 कह लेंगे। ये सिर्फ हमने फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की जो डेफिनेशन है ना उसको हमने एक्सपेंड किया है और इस इनइक्वालिटी को हमने 1 का नेम असाइन कर दिया है। नाउ लेप्लास ऑफ f ऑफ t जो है जो कि बराबर है 0 से इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। हम इसको ये आप ज़रा गौर करें कि कैपिटल T हमने कहा था स्टेटमेंट में जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की है कि ये एक ग्रेटर देन 0 यानी ये पॉजिटिव नंबर है, 0 से ये बड़ा है। कैपिटल T एक फिक्स है, 0 से ये बड़ा है। तो अगर हम देखें 0 से इन्फिनिटी के दरमियान ये फिर जो पॉजिटिव नंबर कैपिटल T है ये भी तो आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम इस इंटेग्रल को इम्प्रॉपर इंटेग्रल को दो हिस्सों में हम स्प्लिट कर सकते हैं। पहला 0 से इस पॉजिटिव नंबर कैपिटल T तक, ये तो फाइनाइट इंटरवल में अब आ गया ना, e रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस अगला फिर उसी कैपिटल T से शुरू होकर इन्फिनिटी तक माइनस एस टी और एफ ऑफ टी डी टी, हम इसको 2 कह लेंगे। पहले इंटेग्रल को हम I1 कह लेंगे और ये जो बाद वाला इनफाइनाइट इम्प्रॉपर इंटेग्रल है इसको हम I2 कह लेंगे। ये तो फाइनाइट इंटेग्रल है, इसका तो कोई इशू है ही नहीं किसी किस्म का भी। सिंस f इज पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन सो I1 एग्जिस्ट, ये जो फाइनाइट लिमिट वाला है ये एग्जिस्ट करेगा, इसमें कोई जो है वो शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। बिकॉज व्हेन f इज पीस वाइज कंटिन्यूअस, हम ये रिजल्ट जानते हैं, देन e रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इज इंटीग्रेबल ओवर एनी फाइनाइट इंटरवल। सो इसका कोई मसला नहीं। दस द कन्वर्जेंस ऑफ लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, अब लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी दो इंटेग्रल के सम के बराबर है, तो लिहाजा इसकी पहले का तो मसला ख़त्म हो गया। सो अब इसकी जो कन्वर्जेंस है ये डिपेंड करती है ऑन द कन्वर्जेंस ऑफ I2, ये जो बाद वाला है, ये जो I2 है ना, इंटेग्रल फ्रॉम कैपिटल T टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, इसकी कन्वर्जेंस पे अब ये डिपेंड कर रहा है। अब I2 को ज़रा देखते हैं, ज़रा I2 की एब्सोल्यूट वैल्यू को आप देखें ज़रा, इंटेग्रल फ्रॉम T टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। इंटेग्रल की ये प्रॉपर्टी है जैसे आपकी सम की शक्ल में ये जो ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी होती है, जब आप अंदर कर लेके जाते हैं सम के तो लेस देन आर इक्वल टू साइन आती है। ऐसे ही जो रियल नंबर्स में इंटेग्रल की ये प्रॉपर्टी है कि जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू को इंटेग्रल के अंदर फंक्शन के ऊपर लेके जाएंगे तो लेस देन आर इक्वल टू की साइन आएगी, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ की है। दो चीज़ों की जो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसको जब हम लहदा करेंगे तो इक्वल की साइन आएगी। तो ये e रेज टू द पावर माइनस एस टी का अलहदा से और एफ ऑफ टी का अलहदा से डी टी। अब हमने ये कहा हुआ है कि जो हमारा फंक्शन f है ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, तो इसका मतलब क्या है फिर कि एफ ऑफ टी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये लेस देन आर इक्वल टू m e रेज टू द पावर a t के है। तो आप एफ ऑफ टी की एब्सोल्यूट वैल्यू की जगह पे यहाँ पे ये लगा दें तो वंस अगेन ये जो है वो पहले से ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो गई। m चूँकि हमारे पास कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले जाएं इंटेग्रल फ्रॉम t टू इन्फिनिटी, और ये e की सेम पावर्स जो है, ये जो एक्सपोनेंशियल जो बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो माइनस कॉमन लेने से s माइनस ए टी डी टी आ जाएगा। या हम इसको इम्प्रॉपर इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए इस इनफाइनाइट जो है इसकी जगह पे h लगा दें और लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दें, जैसा हम इम्प्रॉपर इंटेग्रल को खोलते भी होते हैं। पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं कैलकुलस के अंदर भी और यहाँ पे भी। तो लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटेग्रल फ्रॉम t टू h e रेज टू द पावर माइनस इंटू s माइनस ए टी डी टी। अब आप ये t का कोएफिशिएंट जो है ये माइनस इंटू एस माइनस ए है, आप इसकी जो है वो इंटीग्रेशन अगर परफॉर्म करें तो m लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और ये एज इट इज़ e रेज टू द पावर माइनस इंटू एस माइनस ए टी, और t का जो कोएफिशिएंट है ये जो माइनस इंटू एस माइनस ए है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन t से h पुट करें जी। पहले अपर लिमिट पुट कर दें तो ये फॉर्म, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये फॉर्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के अकॉर्डिंग हमने अपर लिमिट फंक्शन में पुट की, जो इंटीग्रेट करके आंसर आया, माइनस लोअर लिमिट पुट की। अब लिमिट ज़ाहिर है h तो है ही इसमें तो है ही नहीं, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और ये प्लस की साइन के साथ e रेज टू द पावर माइनस एस माइनस ए टी ओवर एस माइनस ए, और h इसके ऊपर जो है वो लिमिट हमारी लग जाएगी। अगर s ग्रेटर देन a है तो ज़ाहिरी बात है s माइनस ए भी पॉजिटिव है। अगर s माइनस ए पॉजिटिव है, ये जो नेगेटिव के अंदर है ये वाला अगर पॉजिटिव है, तो अगर इस पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो ये जो माइनस इंटू एस माइनस ए है ये फिर नेगेटिव है। तो लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
ये जो पहले वाली टर्म है ये e की पावर में है ना माइनस इंटू एस माइनस ए एच, तो जब हम इसको बटे में लेके जाते हैं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर माइनस इंटू एस माइनस ए ई रेज टू द पावर एस माइनस ए एच। अब अगर आप h की जगह पे इन्फिनिटी पुट करते हैं तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो ये इसका आंसर फाइनाइट नंबर यानी 0 हमारे पास हो गया। और ये सिर्फ तब हुआ है जब s ग्रेटर देन a यानी s माइनस ए पॉजिटिव है, तो ये पावर हमारी जो है वो नेगेटिव है, तो ये इन्फिनिटी बटे में जब चली गई तो 1 ओवर इन्फिनिटी होने की वजह से ये 0 बना। अगर s लेस देन a होता तो फिर ये पॉसिबिलिटी नहीं बननी थी। हम उस केस को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि when s is less than a then s minus a is less than 0, so negative into s minus a is positive, therefore limit h approaches to infinity e raised to the power minus into s minus a h over minus into s minus a। तो आप जब h की जगह पे इन्फिनिटी इसमें पुट करते हैं ना, अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो बटे में हम इसको नहीं लेके जा सकते ना, तो ये h की जगह पे जब इन्फिनिटी पुट करेंगे ना तो e की पावर में जब प्लस इन्फिनिटी है तो ये आंसर इन्फिनिटी आएगा। सो लिहाजा ये केस काबिल कबूल नहीं है। और जब s इज इक्वल टू a है तो फिर जो है ये आप देख सकते हैं e रेज टू द पावर 0 ओवर 0 यानी 1 ओवर 0 इन्फिनिटी आती है। तो फिर एक ही केस जो है वो बच गया कि i2 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू है इस वैल्यू से, कब जब s ग्रेटर देन a है, या अदरवाइज अगर s लेस देन आर इक्वल टू a है तो ये इन्फिनिटी है। इसका मतलब ये है कि i2 सिर्फ एग्जिस्ट तब करता है, तभी इसका आंसर फाइनाइट आता है जब s ग्रेटर देन a है। तो i2 एग्जिस्ट करता है किसके लिए? s ग्रेटर देन a के लिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सो i2 एग्जिस्ट फॉर, यहाँ पे लिखेंगे आप फॉर स्मॉल s ग्रेटर देन a, चूंकि बाकी केसेस में जब लेस देन है या इक्वल है तो आंसर इनफाइनाइट आता है ना। सो i1 एंड i2 एग्जिस्ट, सो लिहाजा ये एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो जाहिर है इनका सम i1 प्लस i2 का जो कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t है ये भी फिर एग्जिस्ट करता है। तो ये एग्जिस्टेंस के लिए हमने शराइत देखी। नोट द कंडीशंस स्टेटेड इन द थ्योरम, एग्जिस्टेंस थ्योरम ये जो भी आपने पढ़ा है, आर सफिशेंट बट नॉट नेसेसरी, यानी अगर कोई फंक्शन इसको सेटिस्फाई करता है दो शराइत को तो श्योरली उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट फंक्शंस विच डज नॉट सेटिस्फाई द अबव थ्योरम बट स्टिल पोजेस द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जो इस कंडीशन जो इस थ्योरम की शराइत को पूरा नहीं करते लेकिन फिर भी उनका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। मिसाल के तौर पर एज ए काउंटर एग्जाम्पल, consider the function f defined by f of t is equal to t raised to the power minus 1 by 2, so clearly f is not defined at t is equal to 0, तो t is equal to 0 पर ये undefined है तो जाहिर है वहाँ पे continuous भी नहीं है। so not piecewise continuous on the 0 infinity but have Laplace transform, लेकिन इसका Laplace transform exist करता है और ये calculated है, ये आपकी मेथड की बुक में भी ये calculated है कि Laplace of t raised to the power minus 1 by 2 जो है इसका आंसर हमारे पास जो है ये पाई ओवर एस का स्क्वायर रूट जो है वो आता है। इसको चेक किया जा सकता है बासानी।